हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे विद्यापति। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पर TGT PGT एस्टेट हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं। और TGT PGT एस्टेट जिसकी परीक्षा दिसंबर 2024 में होने वाली है, उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। और TGT PGT एस्टेट का जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने चैनल पर पढ़ा रहे हैं। और सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हमारी क्लास नंबर 13 रहेगी और अभी तक जो है क्लास नंबर 12 तक मैंने डाल दी हैं। और आज हमारी लास्ट क्लास रहेगी, इसमें हम विद्यापति और अमीर खुसरो को पढ़ेंगे और इसी के साथ हमारा आदिकाल समाप्त हो जाएगा। लेकिन हाँ, हो सकता है आदिकाल पर मैं एक वीडियो और बना दूं जो बचे खुचे क्वेश्चंस हैं, प्रश्न है जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण है। जैसे आदिकाल के अंतर्गत जो गद्य अभी तक हमने काव्य पढ़ा है, तो कुछ एक दो रचनाएं ऐसी हैं जो गद्य साहित्य में भी लिखी गई, ठीक है, और कुछ एक लौकिक साहित्य है। तो इस प्रकार की एक वीडियो और मैं कुल बनाकर मिला दूंगी तो आदिकाल हमारा संपूर्ण हो जाएगा और भाषा का जो चैप्टर था वो भी हमारा संपूर्ण हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट आज की इस वीडियो से नए जुड़ते हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर जब आप जाएंगे तो आपको TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसी में आपको ये सभी वीडियोस मिल जाएंगे। और हमारे चैनल पर साथ ही साथ हम असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि HPSC के द्वारा भर्ती निकाली गई है उसकी भी तैयारी हम सीक्वेंस से कर रहे हैं और HPSC के सिलेबस के अनुसार कर रहे हैं। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहता है वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकता है। तो बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। और इसमें हम शुरू करते हैं विद्यापति। तो विद्यापति को हम आदिकाल के अंतर्गत ही पढ़ते हैं और अमीर खुसरो को भी हम आदिकाल के अंतर्गत ही लेते हैं। तो विद्यापति का बहुत ज़्यादा नहीं है, दो चार रचनाएं हैं इनकी जो काफ़ी फेमस है, जैसे कि कीर्ति लता है, कीर्ति पताका है और पदावली। ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं जो काफ़ी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विद्यापति जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म 1350, इस पुस्तक से जहाँ से भी मैं पढ़ा रही हूँ इसमें 1350 दे रखा है, लेकिन ज़्यादा उपयुक्त इनका 1360 ईस्वी है, ठीक है। 1360 ईस्वी है, कहीं पर आपको 1350 भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन 1360 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, ये ज़्यादा सही है। और इनकी मृत्यु जो है 1450 ईस्वी में मानी जाती है। विद्यापति की गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। देखो, पूछा जाता है पेपर में कि इनके गुरु का क्या नाम था। अमीर खुसरो के गुरु का नाम भी पूछा जाता है, तो आपको विद्यापति के गुरु का नाम भी याद रखना है। तो इनके गुरु का नाम था हरि मिश्र, ठीक है। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी या बिफसी, कई जगह पर आपको बिफसी भी दिखाई देगा, तो ये दोनों एक ही बात है, बिपसी नामक गांव के निवासी थे, ठीक है। तो बिहारी जी जो विद्यापति जो थे वो बिहार के थे और दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो 3 तो मैंने आपको बताया कि ये 3 तो आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। एक तो पदावली, एक कीर्ति लता और कीर्ति पताका। अब विद्यापति जी ने 3 भाषाओं में रचनाएं लिखी। पहली भाषा संस्कृत थी, दूसरी अवध और फिर मैथिली में। तो मैथिली की अगर सबसे पहले हम संस्कृत की रचनाओं की बात करेंगे तो संस्कृत में इन्होंने शैव सर्व सव सार, ध्यान रखना है इनकी रचना का आप नाम कैसे याद रखेंगे, क्योंकि जो विद्यापति थे वो शैव संप्रदाय से जुड़े हुए थे, इसलिए इनकी रचना का नाम है शैव सर्व सव सार, ये याद रह जाएगी। और ये संस्कृत में लिखी गई थी। उसके बाद संस्कृत की ही दूसरी रचना है गंगा वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, ठीक है। आप इसको भी ऐसे याद रख सकते हैं कि संस्कृत के कालीन ही गंगा है, काफ़ी पुरानी है, तो उस समय से इसका संबंध आप जोड़ सकते हैं। तो 2 रचनाएं इनकी और भी हैं जो संस्कृत में लिखी गई, शैव सर्व सवसार और गंगा वाक्यावली, ठीक है। उसके बाद संस्कृत की ही देख लेते हैं इनकी और कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो संस्कृत की ओर रचनाएं इनकी दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा। भाई पुरुष परीक्षा जो है ये इम्पोर्टेंट है, कई जगह पर मैंने ये प्रश्न देखा है, तो ये भी याद रखना है कि पुरुष जो परीक्षा है ये विद्यापति के द्वारा संस्कृत में रचित रचना है। विभाग सार, लिखनावली और गया पतलक
वर्ण कृते। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी मैंने बताया आपको। एक तो गंगा वाक्यावली, एक शैव सर्वसव, तीसरी है दुर्गा भक्त तरंगिणी और भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार। आप याद कैसे रखेंगे, इनकी एक ट्रिक से बना लें आप। ऐसे ट्रिक इसकी बन जाएगी कि जो विद्यापति जी थे वो शैव संप्रदाय से जुड़े हुए थे, और शैव संप्रदाय से जुड़े हुए थे इसलिए गंगा में उन्होंने गोता लगाया, गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और गंगा में स्नान करके दुर्गा माता की पूजा करते हैं। और दुर्गा शैव सर्वसव, उसके बाद गंगा वाक्यावली, गंगा में डुबकी लगाते हैं। गंगा में डुबकी लगाने के बाद दुर्गा भक्त दुर्गा माता की पूजा करते हैं, फिर वहाँ से निकल पड़ते हैं और पूरी परिक्रमा, पूरी भू परिक्रमा, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए दान देते हैं। ऐसे पुरुष परीक्षा थे, ऐसे पुरुष हैं विद्यापति। ठीक है, ऐसे पुरुष हैं विद्यापति। विभाग सार यानी कि वो भू परिक्रमा करते हुए दान देते चलते हैं। ऐसे पुरुष हैं जो उन्होंने एक भी विभाग नहीं छोड़ा जहाँ पर उन्होंने दान न दिया हो, और जिस पर उन्होंने लिखनावली, जहाँ पर उन्होंने कुछ लिखा न हो। याद हो जाएंगे मेरे ख्याल से। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक मैंने आपको बताई है। शैव सर्वसव, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा करते हैं, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली। आप इन्हें आगे पीछे भी याद कर सकते हैं। गया पतलक वर्ण कृत्य, ये भी आप पढ़ लें थोड़ा सा। उसके बाद जो दूसरी प्रकार की रचनाएं विद्यापति जी ने लिखी वो हैं अव्वट में। तो अव्वट भी आपको पता है कि अपभ्रंश का विकृत रूप है जिसे अव्वट कहा जाता है। तो अव्वट में इन्होंने दो प्रमुख रचनाएं लिखी, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। ध्यान रखना है, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, क्योंकि ये कीर्ति नामक राजा के दरबार में थे। तो दो रचनाएं लिखी, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। साथ में यहाँ पर दिया हुआ है कीर्ति लता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। ध्यान रखना कि संस्कृत की तो ये सारी रचनाएं थी, और जो इन्होंने अव्वट में लिखी वो दो ही रचना है, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। कीर्ति लता में कीर्ति सिंह राजा की वीरता का वर्णन है, और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का, ये दो राजाओं के दरबार में रहे थे तो शिव सिंह की वीरता की उदारता का चित्रण है। तीसरी जो इन्होंने रचना लिखी वो भाषा है मैथिली, और मैथिली में इन्होंने पदावली लिखी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और काफ़ी पदावली जो है इसकी विद्यापति जी की काफ़ी प्रसिद्ध हुई। एकमात्र रचना इनकी प्रसिद्धि का आधार बनी तो वह है पदावली। तो आपसे पूछ ले कि विद्यापति की पदावली की भाषा कौन सी है, तो आपको बताना मैथिली। फिर पूछ ले कि विद्यापति की कीर्ति लता और कीर्ति पताका कौन सी भाषा में लिखी गई, तो अव्वट में लिखी गई है। फिर पूछ ले कि कीर्ति लता में राजा कीर्ति सिंह की वीरता का और उदारता का चित्रण है, और कीर्ति पता में राजा शिव सिंह की उदारता का चित्रण है। मैथिली में पदावली, गोरक्ष विजय, और उसके अलावा एक दो और भी हैं। गोरक्ष विजय दो ही हैं, पदावली और गोरक्ष विजय। तो जो गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में है तथा पद्य भाग मैथिली में है। अब आपसे ऐसे पूछ ले कि मैथिली जी की उस रचना का नाम बताइए जो गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है, जो संस्कृत या मैथिली दोनों भाषाओं में लिखी गई है, तो वह है गोरक्ष विजय। ध्यान रखना है, गोरक्ष विजय। एक आपको याद रखना है, पुरुष परीक्षा, ये संस्कृत में लिखी गई थी। दुर्गा भक्त तरंगिणी, ये भी संस्कृत में लिखी गई थी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि कुछ विद्वान तो इन्हें श्रृंगारी कवि मानते हैं, कुछ कवि इन्हें भक्त कवि मानते हैं, और कुछ विद्वान इन्हें रहस्यवादी मानते हैं। तो देख लेते हैं। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे, ये तो हमने चर्चा कर ली है पहले ही। विद्यापति कुछ विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है, जो निम्नांकित है। तो ये देख लेते हैं कि विद्यापति को श्रृंगारी कवि किसने कहा, भक्त कवि किसने कहा। अब श्रृंगारी कवि कहने वाले हैं हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि राम का क्या करना है, श्रृंगार करना है।
राम का क्या करना है, श्रृंगार करना है। तो श्रृंगार रस के जो कवि मानते हैं विद्यापति को, वो विद्वान है रामचंद्र शुक्ल। देख रहे हैं इनके नाम में राम आ रहा है, रामकुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। और हर प्रसाद शास्त्री, ये थोड़ा सा इसके साथ ही आपको याद रह जाएगा। और सुभद्रा झा आप करें तो कर ले कि एक स्त्री भी है जो श्रृंगारी कवि मानती है। कौन कौन से हैं याद रखना। श्रृंगार किसका करेंगे, राम का, तो रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, हरप्रसाद शास्त्री और सुभद्रा झा। 2-3 बार आप ऐसे बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। कुछ एक कवि ऐसे हैं जो विद्यापति को भक्त मानते हैं। तो ब्रज नंदन यानी कि ब्रज नंदन सहाय, जो ब्रज के नंदन हैं, जो ब्रज के नंद हैं, वो सारे भक्त ही हैं। आप वैसे ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। श्याम किसके, वो भी ब्रज के ही हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखना है रामचंद्र शुक्ल जी इन्हें श्रृंगारी कवि मानते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इन्हें भक्त कवि मानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ब्रजनंदन सहाय और श्याम सुंदर दास। श्याम कहाँ रहते थे, ब्रज में रहते थे। तो ब्रजनंदन सहाय और श्याम इन्हें भक्त कवि मानते हैं, और इनके साथ ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी इन्हें भक्त कवि मानते हैं। उसके बाद कुछ एक है विद्वान जो इन्हें रहस्यवादी मानते हैं, और वो विद्वान है जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र। तो यहाँ पर यही इम्पोर्टेंट है कि विद्यापति को किस विद्वान ने रहस्यवादी कवि माना है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है, ठीक है। ये आपको याद हो गए होंगे, बहुत ही अच्छे से ट्रिक मैंने इनकी बताई है आपको। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न कि कुछ जो इनको कई प्रकार की उपाधियां भी मिली और कई प्रकार के विद्वानों ने इन्हें कुछ कुछ अलग अलग उपाधियां दी, तो वो और देख लेते हैं कि बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। तो आपसे पूछ ले कि विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा, तो बच्चन सिंह ने कहा, ठीक है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है, ये याद रखना है। हर प्रसाद यानी कि हर का जो प्रसाद है ना, हर का जो प्रसाद है यानी कि भगवान का जो प्रसाद है, वो 5 चीजों से मिलकर बनता है। पंचदेवोपासक, ऐसे याद रख लेना, पंचदेवोपासक, ठीक है। बच्चन सिंह ने जातीय कवि कहा, हरप्रसाद शास्त्री ने पंचदेवोपासक स्वीकार किया, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को यानी कि उनके अंदर जो मद है, जो नशा है, वो नागिन की लहर जैसा कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है पेपर में कि सूर्यकांत कौन सा ऐसा कवि है जिसने विद्यापति की पदावली के जो श्रृंगारिक पद हैं, आप देखेंगे कि विद्यापति ने कई प्रकार की पद लिखे हैं। कुछ भक्ति से संबंधित जुड़े हुए पद हैं, कुछ आध्यात्मिक पद हैं, कुछ श्रृंगारिक पद हैं, कुछ पदों में रहस्यवाद है। तो जो श्रृंगारिक पद है ना, केवल उन्हीं पदों को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मादकता, उनके पदों की जो मादकता है उसको नागिन की लहर कहा है। तो समझ गए होंगे, बच्चन ने जातीय कवि कहा, हरप्रसाद शास्त्री ने पंचदेवोपासक स्वीकार किया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कि अभी ये मैंने कल परसों अपने पोस्ट पर भी डाला था, चैनल की पोस्ट पर भी डाला था, तो वहाँ से भी काफ़ी जवाब मेरे पास आए थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। देखो, ये जो कथन मैं अभी आपको बता रही हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कथन एज इट इज़ पेपर में देकर पूछ लिया जाता है कि विद्यापति जी के बारे में ये किसने कहा, या ये किसका कथन किसके बारे में है, किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे, देखो क्योंकि ऐसा क्यों कहा रामचंद्र शुक्ल जी ने, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी जो है ना विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं, वो एक भक्त कवि नहीं मानते। तो इन्होंने एक टोंट सा मारा, एक व्यंग्य से किया
कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी बताया। तो ये कथन आपको एज इट इज ध्यान में रखना है। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया। तो कौन कौन सी उपाधियां विद्यापति जी को दी गई हैं? अभिनव जयदेव, पेपर में पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी एस्टेट में कि अभिनव जयदेव उपाधि किस कवि को दी गई? तो ये विद्यापति को दी गई। और विद्यापति को ही कवि शेखर कहा जाता है, कवि कंठहार कहा जाता है, नव कवि भी कहा जाता है, खेलन कवि कहा जाता है, दशावधान कवि कहा जाता है, पंचानन, मैथिल कोकिल। तो इम्पोर्टेंट है, मैथिल कोकिल पूछा जाता है, कवि शेखर पूछा जाता है, अभिनव जयदेव पूछा जाता है। ये कई प्रकार की उपाधियां थी जो विद्यापति को दी गई थी। एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि विद्यापति किस संप्रदाय के कवि थे? तो विद्यापति शैव संप्रदाय यानी कि शिव धर्म को मानने वाले कवि थे। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति कृत कीर्ति लता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। ध्यान रखना, कीर्ति लता और कीर्ति पताका दोनों अवट में लिखी गई थी। तो कीर्ति लता को कहानी भी कहा है किसी ने, और कीर्ति लता की जो रचना है वो किस में हुई है? भृंग भृंगी संवाद के रूप में। जैसे भृंग और भृंगी नामक जो पक्षी आपस में बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, उसी रूप में कीर्ति लता की रचना हुई है। अब कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं मेरे पास जो विद्यापति के महत्वपूर्ण पद्यांश इस प्रकार हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। कुछ एक पंक्तियां, तो देसिल बैना सब जन मीठा, ते तय जन जंपो अवट्ठा। तो देसिल बनना, मैंने तो बस इतनी से 2 अक्षर याद कर रखे थे कि देसिल बनना सब जन मीठा। तो ये कीर्ति लता से ये पंक्ति है और विद्यापति जी की पंक्ति है। रज लुद असलान बुद्धि विकम बले हारल, पास बड़ से विश्वासी राय गैनेसर मारल। तो ये पंक्ति भी किसकी है? विद्यापति की है। ठीक है, और उसकी प्रकार से कुछ एक पंक्तियां दे रखी हैं। अगर आप पढ़ें तो इन्हें पढ़ सकते हैं, अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और पदावली से कुछ एक पंक्तियां यहाँ पर पदावली से भी दी गई हैं। खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने बसत धूली तनु भरई, सुधा मुख के विही निर्मल बाला। तो यहाँ से आप देख लें भाई ये, ठीक है, पंक्तियाँ। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको विद्यापति और हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। जैसे कि आप भक्ति काल के अंदर जाकर जब आप कृष्ण काव्य पढ़ेंगे तो उस परंपरा का जो शुरुआत थी कृष्ण काव्य परंपरा की, वो विद्यापति की समय से ही हो चुकी थी। ठीक है, तो कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक किसको माना जाता है? विद्यापति को माना जाता है। अब थोड़ा सा अमीर खुसरो जी के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे अमीर खुसरो जी की जो पहेलियाँ और मुकरियाँ आपको पढ़नी है तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बहुत ही अच्छे से डाल रखी है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से, तो वहाँ पर आप इनका डिटेल से पढ़ सकते हैं। बाकी महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं यहीं पर बता रही हूँ। अमीर खुसरो का जो समय है वो 1253 में इनका जन्म माना जाता है और 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनसे प्रश्न कई प्रकार के बनते हैं और टीजीटी पीजीटी एस्टेट में जरूर पूछा जाता है। पहला तो प्रश्न यही है कि टीजीटी के लिए दोनों इंपॉर्टेंट हैं कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन था। इनके अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, यानी कि इनके गुरु का नाम क्या हुआ? निज़ामुद्दीन औलिया हुआ। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो वह भी अमीर खुसरो को ही माना जाता है। तीनों बातें महत्वपूर्ण हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। मतलब अमीर खुसरो एक ऐसे कवि थे जिन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं को बैठते हुए और उस सिंहासन से उतरते हुए देखा था। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लें। और उसके बाद आती हैं कि अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ कितने हैं? तो विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है।
जिनमें महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? खालिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गजल। इस प्रकार की रचनाएं करके इन्होंने लगभग 100 के आसपास ग्रंथ लिखे। और अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं उनमें उक्ति वैचित्र्य है। उक्ति का मतलब होता है कथन, कि उन्होंने जो कथन कहा या जो बात कही उसमें विचित्र भावना है, विचित्र भाव की प्रधानता है, ये है इसका मतलब। ठीक है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश निम्नलिखित या नीचे दिए गए हैं। चह मन तूतिये हिंदुम अर रास्त, देखो हिंदू का जिक्र किया है, अर रास्त पुरुषी, जय मन हिंदुई पुरुष ता ना ता नाज गोयम। ठीक, अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदुई में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें कर सकूं। इन्होंने हिंदी की महत्ता को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा, यानी कि हिंदी को हिंदी का दर्जा देते हुए कहा कि अगर मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो तुम हिंदी में पूछो, तो मैं तुम्हें कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। ठीक है। अब इनकी कुछ पहेलियाँ यहाँ पर दी गई हैं। एक थाल मोतियों से भरा, तो ये तो सभी बच्चों को पता है, तीसरी चौथी क्लास से सुनते आ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं ली। और अगर आप बहुत डिटेल में 100-150 पहेलियाँ और मुकरियाँ जानना चाहते हैं तो अमीर खुसरो की वो सारी मैंने अभी डाल ली है रिसेंटली, 15-20 दिन के अंदर अंदर आप पीछे वीडियो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।